Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of शर्मा ट्यूशंस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में। 29 जुलाई 2020 हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। इस दिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शुरुआत की गई। 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। What we will discuss in this video is what, when and why. NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है, ये कब से लागू होगी और इसकी जरूरत क्यों थी। This revolutionary step has been taken after 34 years. 34 साल के बाद एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना बड़ा बदलाव लाया गया है। Last educational policy that we were using was education policy of 1986. Now this education policy was part of us since a very long time, but इसके बारे में हमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स सुनने को मिले थे। हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए 3 स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इन तीनों ने इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज किया बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे। अकॉर्डिंग टू देम, National Education Policy of 1986 only focused on grades, not knowledge. अगर आप ग्रेड्स ले आते हो, अच्छे मार्क्स ले आते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन आपने कितनी नॉलेज अटेन की उससे। रट्टा सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, यानी कि आप मग अप करके रट के मार्क्स ले आइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपके माइंड में वो चीज़ कितनी गई है और आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। लिमिटेड स्कोप करियर वाइज 86 तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमारे करियर ऑप्शंस को काफी हद तक लिमिटेड कर रही थी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज लेस फोकस वाज गिवन ऑन वोकेशनल स्किल्स। मतलब आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हो, कॉलेज कंप्लीट कर लेते हो, आप ग्रेजुएट कंसिडर किए जाते हो, बट यू आर नॉट competent enough to earn money for your family. That was because of less focus was given on vocational skills. 1986 के बाद ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े बदलाव किए गए 1992 में, 2005 में, 2016 में एंड 2017 में। फाइनली 2019 में एक रिवाइज्ड एजुकेशनल पॉलिसी की कमीशन रखी गई, एक डिस्कशन किया गया एंड हमारी गवर्नमेंट ने, जो कि जानी जाती है बेबाकी से डिसीजंस लेने के लिए, बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए, उन्होंने फाइनली इस नई एजुकेशनल पॉलिसी को लॉन्च करने का फैसला किया। नाउ व्हाट इज एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल अबाउट? ये नई एजुकेशन पॉलिसी किस बारे में है, एक बार इसके बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विल नाउ बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाएगी। एक ब्रीफ में थोड़ा सा इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स का जो सिस्टम है उसे 5+3+3+4 के फॉर्म में बांटा गया है। मल्टी स्ट्रीम, यानी कि अब आपको अपने सब्जेक्ट्स को चूज करने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। बोर्ड एग्जाम्स की जो इंपॉर्टेंस है, बोर्ड एग्जाम्स की जो प्रेशर है, उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई है, उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। मल्टीलिंगुअल लर्निंग एंड नॉलेज को प्रमोट किया जा रहा है एंड बैगलेस डेज, कुछ दिनों के लिए बच्चों के कंधों से किताबों का बोझ थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की गई है।
अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू करेंगे जो कि सालाना 2 बार किया जाएगा. इट विल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर. 4 ईयर बैचलर्स डिग्री दी जाएगी जिसके अंदर 3 साल की आपकी बैचलर्स डिग्री एंड 1 साल का आपका रिसर्च वर्क इंक्लूडेड होगा. कॉलेजेस के अंदर जो एफिलिएशन को लेके मुद्दा था, बहुत ज्यादा फीस को लेके मुद्दा था, इन सारी चीजों के बारे में भी बात की गई है. नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस स्कूल एजुकेशन के अंदर ऐसे कौन कौन से चेंजेस या कौन कौन से बदलाव लाए गए हैं. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एवरी चाइल्ड केयर एजुकेशन. चाइल्ड केयर एजुकेशन का पूरे तरीके से यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा. हमारा जो करिकुलम स्ट्रक्चर है उसे 5+3+3+4 के फॉर्म में बांटा जाएगा. न्यू एज स्किल्स यानी कि बच्चों की लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटीज को बढ़ाने पे जोर दिया जाएगा. कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जाएगा. नो रिजिड सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम्स. जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं दिया जाएगा. यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के बीच में जो बैरियर रहता था, अब उस बैरियर को काफी हद तक कम कर देने की कोशिश की गई है. एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जोर देने की बात की गई है जो कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स शुरू कर दिया जाएगा. एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. अब ऐसे जो चिल्ड्रन हैं जो गिफ्टेड हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उन सब के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने का जिम्मा उठाया गया है. रिडक्शन ऑफ द करिकुलम एंड फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट. जो बहुत बड़ा हेक्टिक सिलेबस है उसे कम करके कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई है. अब इन सारे पॉइंट्स को एक बार इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन इन करिकुलम स्ट्रक्चर. न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 5+3+3+4 अप्रोच. That is 3 years of beginning will be in Anganwadi or in preschool and 12 years will be denoted to the school education. अब इसको कैसे बांटा गया है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की, जो कि हमारी 5 साल की रहेगी. इट फोकसेस ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. जनरली हमारा जो आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल वाला जो टाइम पीरियड आता है, जहां पे हम नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी एंड क्लास फर्स्ट और सेकंड इंक्लूड करते हैं, इन क्लासेस के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा. यानी कि जो स्टूडेंट है वो एक्चुअली में चीजों को विजुअलाइज करेगा, चीजों को एक्सप्लोर करेगा और एक्सप्लोर करके डिस्कवर करके सीखेगा. इसके बाद का जो स्टेज है उसे प्रेपरेटरी स्टेज नाम दिया गया है. दैट इज ऑफ 3 years. दैट विल बी फॉर इंटरैक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग. इसके अंदर इंटरैक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग करवाई जाएगी, जहां पे स्टूडेंट्स वुड बी अलाउड टू डिस्कवर, प्ले एंड लर्न. यानी कि खेल खेल में वो लर्निंग कर लें, खेल खेल में वो सीख जाएं, डिस्कवर करें नई नई चीजों को अपने आप से. उस चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा. मिडिल स्टेज, दैट इज ऑफ 3 years. दैट विल बी फोकसिंग और एमिंग एट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स. इसके अंदर प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि 3rd to 5th का जो स्टेज है उसको पूरा करने के बाद मिडिल स्टेज की शुरुआत होगी, जहां पे सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा. ये बेसिकली एक स्टूडेंट की लाइफ का वो फेज होगा जब वो एक्सप्लोर करेगा कि उसका इंटरेस्ट एक्चुअली में किन सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा है, ताकि अगला जो उसका स्ट्रीम चूज करने वाला जो इंपॉर्टेंट फेज है वो स्मूथ रह सके. नाउ टॉकिंग अबाउट द मिडिल स्टेज, ये क्लास 6th, 7th एंड 8th यानी कि 3 साल का रहेगा. क्लास 8th के बाद शुरू होगा सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 साल का है, यानी कि 9th, 10th, 11th एंड 12th. Here
इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि अब यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड अप्रोच अपनाया जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट्स को, स्ट्रीम्स को अलग अलग कर दिया जाएगा। बट दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, दिस विल बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड हिज ओन इंटेलेक्ट। उनके खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपना बंच ऑफ सब्जेक्ट्स चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट फिजिक्स में इंटरेस्टेड है एंड इक्वली इंटरेस्ट पोजेस करता है इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, जो कि एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन है, वो इस बार वो चीज कर सकता है। यानी कि अपना सेट ऑफ सब्जेक्ट्स वो स्टूडेंट खुद चूज करके खुद डिसाइड कर सकता है। दिस विल एनहेंस अ स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो बेसिकली ये हमारे करिकुलम का जो स्ट्रक्चर है प्रोवाइड कराया जाएगा नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत। स्टेट एंड सेंटर करिकुलम कोऑर्डिनेशन। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि हमारे कंट्री के अंदर सेंट्रल बोर्ड को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है स्टेट बोर्ड्स के साथ। अब ऐसा क्या होगा कि स्टेट्स will prepare their own curriculum and the syllabus based on the curriculum provided by NCERT. NCERT जो curriculum, जो syllabus provide करेगा, उसके हिसाब से states जो हैं वो अपना curriculum बनाएंगे। Now, states need to be coordinated with the state flavors and material needed. यानी कि अपने उस करिकुलम को इंडिविजुअल स्टेट का जो भी फ्लेवर है या जो भी एसेंस है वो प्रोवाइड करवा के उस करिकुलम को शेप किया जाएगा या एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा बाय रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स। एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट्स। अब इस चीज को लेके भी एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया है, दैट इज स्कूल एग्जाम्स वुड बी टेकन ट्वाइस अ ईयर, दैट इज सेमेस्टर वाइज। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स नीडेड टू बी मेंटेन्ड, जिसके अंदर उनका सारा ना सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस बट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा, वोकेशनल स्किल्स पे कैसा परफॉर्म किया जा रहा है या को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या योगदान है, उसे भी पूरे तरीके से दर्शाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड्स will now contain remarks not only of teachers, parents as well as school students as well. इस चीज को लेके एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाई जा रही है, जैसा कि हम एक्चुअल रिपोर्ट में पढ़ पाएंगे। रिपोर्ट कार्ड्स विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग टीचर्स इवेल्युएशन शीट। अब स्टूडेंट्स अपने आप को सेल्फ असेस भी करेंगे रिपोर्ट कार्ड के अंदर, इंक्लूडिंग टीचर के इवेल्युएशन के साथ। इस चीज को, इस नए सिस्टम को नाम दिया गया है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक नया असेसमेंट सेंटर अपॉइंट किया जाएगा ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। NEP will now reduce the importance of board exams. Now these exams would be conducted twice a year. अब ऐसा नहीं होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका वन टाइम चांस है, अब आपको ये मौका 2 बार मिलेगा, ट्वाइस अ ईयर। बोर्ड की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को रिड्यूस किया गया है, बोर्ड का थोड़ा सा जो हवा बना रहता है, जो डर बना रहता है एक स्टूडेंट के मन में, उसे कम किया गया है। In order to reduce the importance and the stress of board exams, exam will be conducted in 2 parts, the objective one and descriptive one. Exams को 2 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम जो है वो नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और नई चीज जो डाली गई है, दैट वाज कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6th onwards। क्लास 6th के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं जैसे कि कोडिंग, आजकल डिजिटल वर्ल्ड ही सबसे ज्यादा बड़ी चीज है और उसकी शुरुआत जितनी कम उम्र में कर दी जाए वो ज्यादा बेटर रहता है। तो क्लास 6th में वी विल ले द वेरी फाउंडेशन ऑफ कोडिंग। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया है दैट वाज वोकेशनल लर्निंग। 10-day
bagless period will be provided to the students of grade 6 to 8th to intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters, artists, etc. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को उसके इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि उसको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट करने का काम, कारपेंटरिंग का काम, ये जो भी बेसिक्स हैं सारे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। ना सिर्फ नॉलेज हो, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो। Similar internship opportunities will be provided in the vocational subjects. अब ये सारे vocational subjects के अंदर स्टूडेंट चूज करेगा कि उसको आगे कौन से vocational subjects को परस्यू करना है, एंड उन परस्यूड vocational subjects के अंदर उन्हें internships प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रीजन इज बिकॉज आवर नेशन इज अ यूथ सेंट्रिक नेशन। हमारे देश में लगभग 70% पॉपुलेशन यूथ की है। ये एक बहुत अच्छी खबर है, बट अनफॉर्चुनेटली द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वली हाई एज वेल। हमारे कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भी उतना ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो करियर स्कोप्स के मामले में आपको बहुत लिमिटेड करता था। अब ये वोकेशनल एजुकेशन से फायदा ये होगा कि आप अगर एकेडमिकली इतना सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हो तो एटलीस्ट आप अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी स्किल्स सीख जाओगे और आप एक अच्छी खासी लाइफ बिता सकते हो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया गया था। इनिशियली क्या होता था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तीन जो डायमेंशंस हैं, ये तीन जो स्ट्रीम्स हैं, ऐसे होता था कि जैसे ये तीन अलग अलग रास्ते हैं। ऐसा माना जाता था कि अगर आप एक रास्ते पे चले गए, जैसे अगर आप आर्ट्स की तरफ बढ़ गए तो आप वापस मुड़ के कॉमर्स की तरफ नहीं आ सकते, या वापस मुड़ के साइंस की तरफ नहीं आ सकते। तो वो जो रिजिडिटी थी उसे कम कर दिया गया है बाय दीज मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस। अब साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट को इंटरेस्ट करते हैं वो उस हिसाब से अपने बंच ऑफ सब्जेक्ट्स चुन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट को फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगती है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है, जो कि एक साइंस का सब्जेक्ट है। एंड एट द सेम टाइम अगर उसे लगता है कि इकोनॉमिक्स या लिटरेचर भी उसके लिए दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उसका यूएसपी है, यानी कि उसका एक यूनिक पॉइंट है, तो वो उन्हें भी परस्यू कर सकता है। सो दैट इज व्हाट मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज आर ऑल अबाउट। यानी कि आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना बंच ऑफ सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हो जिनमें आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। नाउ दिस सिस्टम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल गेट ऑथेंटिक रियल लाइफ लर्निंग। उन्हें वो लर्निंग मिलेगी जो वो चाहते हैं। सो डेफिनेटली उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा, एंड what they will learn, they will get value for it. Increased critical thinking and problem solving skills, आपकी critical thinking improve होगी, आपका problem solving skills improve होगा। Highly engaging, students को ये जो पढ़ाई है वो बोझ नहीं लगेगी। ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो उनके इंटरेस्ट के नहीं हैं, उन्हें अगर पढ़ने पड़ेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, तो वो जो बोरियत है उसे दूर कर दिया जाएगा। नाउ दीज things, yeah, these subjects will be highly engaging for them. It will highlight the learner's strength. अब उस लर्नर के पास एक तो अपनी स्ट्रेंथ है कि मैं फिजिक्स में इक्वली अच्छा हूँ लिटरेचर में, एंड इक्वली अच्छा हूँ इकोनॉमिक्स में। तो तीनों अलग अलग फील्ड्स में उसको एक अपनी एक्सेलेंस मिल जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो उस लर्नर की, उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। It opens the door for student to develop a variety of content in areas. अब उसके पास फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारे जरिए हैं। There are different ways for a student to explore his own career.
और ये जो अप्रोच है ऑब्वियस सी चीज है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक है, एंड इन द एंड वो कॉग्निटिव गेन्स प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग. नाउ अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टीचर एजुकेशन, दैट teachers should have a minimum qualification of B.Ed, that is Bachelors of Education. अगर आप उसे 12th के बाद ही परस्यू कर रहे हैं, so that would be a 4-year course along with any other graduation subject जैसे BSc B.Ed, BA B.Ed. ये सारे सब्जेक्ट साथ में परस्यू किए जा सकते हैं अगर आप 12th के बाद B.Ed परस्यू करते हो. एंड अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अंडर ग्रेजुएट हो और आप बीएड परस्यू करते हो तो आपके लिए जो बीएड है दैट वुड बी ऑफ 2 इयर्स. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड परस्यू करते हो सो दैट वुड बी ऑफ 1 ईयर फॉर यू. टीचर्स क्वालिफिकेशन. The policy also proposes the set of 4-year integrated B.Ed as minimum educational qualification for teachers by 2030. 2-year B.Ed will be considered for the teachers who are already graduated in their specialized subjects. Early childhood education. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी कि स्कूलिंग से पहले का जो टाइम है उस समय में चाइल्ड को कैसे एजुकेट करना है उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. अगर हम अपने ब्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ जो ब्रेन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन, सीरियल प्रोसेसिंग, नॉलेज एक्सेट्रा. वेयर एज राइट साइड ऑफ ब्रेन एम्फेसाइज और फोकस ऑन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड फ्री फ्लो. यानी कि लेफ्ट साइड ज्यादा लॉजिक एंड फैक्ट्स की तरफ झुका हुआ होता है, वेयर एज राइट साइड क्रिएटिविटी की तरफ बिल्डअप होता है. अब ये दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, तो इन्हें डेवलप करना शुरुआत से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी कि उसकी जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, उस चीज को ध्यान में रखना, उसकी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाएगा. यानी कि आप अपने घर से ही स्कूलिंग से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने चिल्ड्रंस को एक बेटर एजुकेशन बेस प्रोवाइड करने में. प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म. अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक, मल्टीकल्चर बेस्ड एंड एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है. बहुत बार इस चीज को एक वीकनेस के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इस एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर इसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनाया गया है. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस till class 5th will be in the local languages, vernacular languages and in mother tongue. 5th class तक जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे एक स्टूडेंट को दैट विल बी इन देयर लोकल लैंग्वेज, देयर मदर टंग और द वर्नैक्युलर लैंग्वेज दैट इज पोजेस्ड इन देयर एरिया. अब ये जो सिस्टम है ये आगे चल के क्लास 8th तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है. बेसिकली इसका एंड ऑब्जेक्टिव हमारे लोकल लैंग्वेजेस की जो गिरती इंपॉर्टेंस है उसे बचाने के लिए किया गया है. लैंग्वेजेस टॉट. मिनिमम 3 लैंग्वेजेस वुड बी टॉट इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. और ये कौन सी 3 लैंग्वेजेस होंगी ये वो पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने आप डिसाइड करेगा. ऑप्शनल सब्जेक्ट. All Indian classical languages would be available in the schools as an optional subject. सारे classical Indian languages हर स्कूल के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे प्रोवाइड कराए जाएंगे. वो स्टूडेंट के ऊपर होगा कि उसे कौन से 3 लैंग्वेजेस सीखने हैं या कौन से 3 लैंग्वेजेस परस्यू करने हैं. नाउ व्हाट एजुकेशनल पॉलिसी क्या है ये हमें समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं कि ये कब इंप्लीमेंट की जाएगी,
when it will be implemented, what is the time frame of implementation. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो नेक्स्ट करिकुलम से ही शुरू हो जाएगा. क्लास 9th में जो चेंजेस लाए जाने वाले हैं वो 2021 टू 22 वाला जो सेशन है, यानी कि अगले ही साल के जो सेशन से कंटिन्यू कर दिया जाएगा. हमारी नए एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक शुरू हो जाएगा 2021-22 के सेशन से, यानी कि अगले ही साल से. अगर हम फेज 1 की बात करें तो इनिशिएशन implementation of 1 year pre-primary school and 3 month preparatory module for class 1 students. क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्री प्राइमरी में एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा फॉर 1 ईयर, एंड क्लास 1 के लिए 3 महीने का एक प्रिपरेटरी मॉड्यूल तैयार किया जाएगा अगले ही साल से. दिस इज फेज 1. अगर हम फेज 2 की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ 1 ईयर प्री प्राइमरी स्कूल थ्रू द स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज, जो एक साल का प्री प्राइमरी का जो एक्सपेंशन किया जाएगा, यानी कि जो चीजें एक साल के लिए की जाएंगी उसके अंदर लूप होल्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उसके कमी पेशी देखी जाएगी और उसके ऊपर रिजॉल्व किया जाएगा और उसे आगे और लंबे समय के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा. दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेज 2. अगर हम बात करें असेसमेंट को लेके नए करिकुलम में जो चेंजेस आए हैं वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे. अगले बैच में जो क्लास 9th में गया है 2021 टू 22 में, वो 2022 टू 23, 23 टू 24, 24 टू 25, यानी कि क्लास 10th, 11th एंड 12th उसी तरीके से आगे परस्यू किया जाएगा. जो लोग अब क्लास 10th में हैं वो नए बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, यानी कि अगले साल से जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स होंगे वो इस नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चलेंगे. क्लास 11th एंड क्लास 12th में भी रेस्पेक्टिवली ये चीज अगले साल से परस्यू कर दी जाएगी. स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि कॉलेज एजुकेशन के अंदर ऐसे कौन कौन से रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए हैं. सबसे पहले 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट रखा गया है बाय 2035. अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, यानी कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो स्कूल से निकल जाने के बाद कॉलेज में एनरोल करते हैं हायर कोर्सेज के लिए. अभी ये जो रेशियो है दैट इज नियरली अप्रॉक्स 25 टू 26%, लेकिन बाय 2035 इसे 50% तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है. अगर हम यूजी कोर्सेज की बात करें, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो इनका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का रहेगा, जहां 3 साल का आपका कोर्स रहेगा प्रोफेशनल डिग्री के लिए और 1 साल का आपका रिसर्च वर्क होगा. वेयर एज पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं वो आपके 1 से 2 साल के रखे जाएंगे इंक्लूडिंग द रिसर्च वर्क. एमफिल को अगले साल से अबॉलिश डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा. होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को जो बढ़ावा दिया गया था स्कूल लेवल के अंदर उसे कॉलेज लेवल के अंदर भी परस्यू किया जाएगा, यानी कि स्ट्रीम्स की कोई बंदिश नहीं होगी, सब्जेक्ट्स की कोई बंदिश नहीं होगी. स्टूडेंट विल हिमसेल्फ डिसाइड कि उसे कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर आगे एजुकेशन लेना है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम्स, स्ट्रीम और सब्जेक्ट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी. मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यानी कि अगर खुदा ना खास्ता आप किसी कारण से कोई भी कोर्स को बीच में छोड़ना पड़ रहा है, इट वुड बी ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको वापस वो पूरा कोर्स वापस शुरू से नहीं करना पड़ेगा. जहां आपने उसको छोड़ा है वहां से आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे. सो यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को एग्जिट कर सकते हो और अपनी मर्जी से whenever you think you are ready you can enter it you can enter in it as well. अब ये सारा जो स्कोर है, ये सारे जो आपके मार्क्स हैं, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, वो सारी एक बैंक के अंदर स्टोर किया जाएगा. अब ये बैंक नॉर्मल बैंक्स जैसा नहीं है, इसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोला जाएगा. यानी कि हम सब के उसके ऊपर डिजिटल अकाउंट्स होंगे जिनके अंदर हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे एकेडमिक्स से रिलेटेड सारा लेखा जोखा उनके अंदर स्टोर किया जाएगा.
सिंगल रेगुलेटर, सबसे बड़ा और सबसे रेवोल्यूशनरी बदलाव जो लाया जा रहा है कॉलेजेस के अंदर, वो है सिंगल रेगुलेशन. ऑल द कॉलेजेस and universities will be governed by a single governing body or authority. यूजीसी और बाकी के जो सारे यूनिवर्सिटी बोर्ड्स हैं उन सबको मर्ज करके HECI की स्थापना की जाएगी. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी फॉर्म्ड. लीगल एंड मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इससे बाहर रखा गया है. अदर देन देम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक ही गवर्निंग बॉडी के अंडर आएंगे. मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम. इफ एनी स्टूडेंट इज रिसीविंग एनी यूजी और पीजी कोर्स, he is unable to complete the course in between, the student can continue that course whenever he is willing and from where he left. बहुत सिंपल सी चीज है. अगर आप कोई भी यूजी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो और किन्हीं कारणों से आपको वो कोर्स बीच में छोड़ना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पुअर फैमिली से या हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपको लग रहा है कि इस वक्त आपका आगे पढ़ने से अच्छा अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना जरूरी है, तो किन्हीं कारणों से आप अपनी डिग्री छोड़ दी. अब आपको वो डिग्री वापस से फर्स्ट ईयर से शुरू करने की जरूरत नहीं होगी. यू विल कंटिन्यू दैट डिग्री फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट. बहुत बार ऐसा होता है, कुछ MBA एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं, वो अपनी बैचलर्स कंप्लीट करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंड दे विल वर्क इन एनी ऑफ द अदर कंपनी, ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया जा सके. उस चीज के लिए उन्हें ये चीज का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. नाउ द स्कोर्स, द कोर्स, द प्रोग्रेस दैट यू हैड विल बी रिकॉर्डेड in your account. It will be credit transferred in academic bank of credits. अब academic bank of credits क्या होता है? इसके अंदर आपका जो भी प्रोग्रेस है, जिस तरीके से आपके जो भी मार्क्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर, अलग अलग क्लासेस के अंदर, अलग अलग कोर्सेज के अंदर, वो सारे इस अकाउंट के अंदर आपके स्टोर हो जाएंगे. नाउ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. अब ये सारी चीजें ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही हैं कि हाँ ठीक है, अभी हम लोग इस पोजीशन पे हैं, बाय 2030, 2035, 2040 हम इसको यहां तक पहुंचाने का एम रखते हैं. ऑन पेपर ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है तो एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना पड़ेगा. अब उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं, एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन. ये एक बहुत फेमस कोट है जिसका मतलब है कि एजुकेशन के बिना कोई और फ्यूचर नहीं है. लेकिन इसके अंदर एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा मैं, एजुकेशन इज द फ्यूचर. अब ये कोट का मतलब पूरे तरीके से बदल गया है कि अब एजुकेशन ही आपका फ्यूचर है. By 2040, most of the educational institutes would be providing multidisciplinary education. 2040 तक देश के तमाम मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. अब ये दर्जा उन्हें कब दिया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी 3000 की स्ट्रेंथ पार कर देता है, then that institution need to be multidisciplinary. By 2030, every district will have at least one multidisciplinary institute. हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होना जरूरी रहेगा by 2030. By 2040, most of the educational institutes would be providing multidisciplinary education. 2040 तक देश के तमाम मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. अब ये दर्जा उन्हें कब दिया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी 3000 की स्ट्रेंथ पार कर देता है, देन दैट इंस्टीट्यूशन नीड टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी. बाय 2030, एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट वन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट. हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होना जरूरी रहेगा बाय 2030.
Gross expenses on education must be risen up to 6% by 2035. 2035 तक हमारे एजुकेशन के ऊपर होने वाले ग्रॉस खर्चे को 6% कर दिया जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो राइट नाउ इट इज 3% ऑफ आवर जीडीपी, लेकिन 2035 तक इसे डबल कर देने की यानी कि 6% कर देने के प्लान्स हैं। 100% enrollment to be aimed in schools, whereas 50% enrollment is to be aimed in colleges by 2035. schools के अंदर 100% enrollment यानी कि जो भी बच्चा उस एज ग्रुप में आता है वो एजुकेशन अटेन करे, और 50% एनरोलमेंट इन कॉलेजेस, जो भी स्कूल से निकल रहे हैं उनमें से एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करें by 2035, that is aimed by government. अब इस चीज को करने के लिए हमारे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इमीडिएट चेंजेस या इमीडिएट इंपैक्ट लाने की बात करें तो डिजिटलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज साबित हो सकती है ये चीज करने के लिए। जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, हमारी एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। डिजिटलाइजेशन, that is policies and initiatives would be taken to take the education to the rural India. ये जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटलाइजेशन है, इसे गांव तक पहुंचाना, बिकॉज ऑब्वियस सी चीज है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। अगर ये डिजिटल एजुकेशन वहां तक पहुंच जाती है तो ये जो 100% एनरोलमेंट का जो सपना है ये साकार हो सकता है। डिजिटल एजुकेशन वुड बी ऑल्सो अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर डिजिटल एजुकेशन को पहुंचाया जाएगा या लागू करवाया जाएगा। डिजिटल एजुकेशन वुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल एंड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एज वेल। इन लोगों के लिए भी डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से अलग अलग चीजें करी जाएंगी या अलग अलग चीजें लाई जाएंगी। अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है हमें समझ में आ गया, कब से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी हमें ये भी समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी को लाने के पीछे मकसद क्या था, व्हाई दिस चेंज वाज नेसेसरी। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू यूज स्मार्टफोन्स? आप लोगों में से कौन कौन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है? आज के टाइम में ये सवाल सबके लिए बहुत ऑब्वियस है कि हर कोई इंसान, ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस द स्मार्टफोन। चलिए ठीक है, आप में से 5 साल पुराना स्मार्टफोन कौन कौन इस्तेमाल करता है? हाउ मेनी ऑफ यू यूज अ 5-year-old स्मार्टफोन? बहुत कम, ना के बराबर लोग होंगे जो 5 साल पुराना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं आप में से कौन कौन 10 साल पुराना स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग अ 10-year-old स्मार्टफोन? प्रैक्टिकली नो वन। क्यों? ऑब्वियस सी चीज है, हमें हमारे स्मार्टफोन के अंदर लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लेटेस्ट फीचर्स चाहिए एंड बेस्ट पॉसिबल फंक्शंस चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें आज के दौर में चलना है तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। अब एक स्मार्टफोन लेने के लिए, एक स्मार्टफोन परचेज करने के लिए हम इतना सोचते हैं, तो एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट एजुकेशन? जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अनफॉर्चुनेटली वो हम इतने सालों से आउटडेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं। The education system that we were using was outdated. Singapore ranked number 1 education system in the world. सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। एंड देखा जाए तो दिस इज द नेशन जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। जर्मनी, जर्मनी भी अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए हमेशा से जाना गया है, लेकिन इनका जो एजुकेशन सिस्टम है मोस्ट ऑफ इट इज इन देयर लोकल लैंग्वेज।
जर्मन, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में डेवलप किया गया है लेकिन अपने लोकल लैंग्वेजेस को, अपने कल्चर को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। अगर हम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बैकड्रॉप देखें, हिस्ट्री देखें, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इनिशियली हम लोग गुरुकुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन फॉलो करते थे। बहुत शुरुआत में, सबसे शुरुआत के टाइम पीरियड में, जहां गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दिया करता था, उन्हें बताया जाता था अलग अलग चीजों के बारे में, एंड दे यूज टू गेन देयर नॉलेज जस्ट बाय लिसनिंग टू देम। कोई क्लासरूम्स नहीं, कोई साइंस लैब नहीं, कोई मैथ लैब नहीं, कोई बुक, पेन, पेंसिल, नथिंग। Guru and their students used to sit under the tree and gain their knowledge. वो इस तरीके से अपनी नॉलेज अटेन करते थे। This system of education was not only popular in Hindu culture but also in Buddhism as well. इतना ही नहीं, उस समय में धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध और उपनिषद का जो ज्ञान है ये भी दिया जाता था। बट दैट एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो हैड इट्स ओन ड्रॉबैक्स विच वर, ये एजुकेशन सिस्टम जनरली रॉयल फैमिलीज के लिए हुआ करता था, यानी कि किंग या उसके आसपास के जो भी सेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ उनके बेटे ये सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते थे। इट वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसफी। ये वाला जो एजुकेशन सिस्टम था ये आर्ट, लिटरेचर और फिलोसफी के ऊपर ही बेस्ड था। साइंस एंड मैथमेटिक्स वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन। उस समय साइंस और मैथ्स जैसे एजुकेशन, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स का इतना चलन नहीं था। आफ्टर दिस वी फॉलोड ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन। ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन का क्या मतलब है? ये उस समय की बात है जब अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे। चाहे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत सारे जुल्म किए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रेगरेट करते हैं उन्होंने हमारे साथ की, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे गेव अस एज वेल। हमारे कंट्री के अंदर हमारे ट्रेन्स का जो नेटवर्क है ये ब्रिटिश की देन है। हमारा जो आर्मी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है या सिविल सर्विसेज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट इज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश। नॉट ओनली दिस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। यानी कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें जो जो चीजें बताई गई, एक वेल डेवलप्ड क्लासरूम, एक वेल डेवलप्ड, वेल प्लान्ड करिकुलम, उसे फॉलो किया जाने लगा। बट टाइम के साथ साथ ब्रिटिश ने अपने एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व किया। हम अभी भी वही पुराना सिस्टम फॉलो कर रहे थे। बट अब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ी चीज, हमारे एजुकेशन की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाज रट्टा सिस्टम, द कल्चर ऑफ मगिंग अप। जनरली स्टूडेंट्स के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स का इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था कि उनके पास में मग अप करने या रट्टा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता था, विच एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस्ड आउट द स्टूडेंट्स, जिसके कारण स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे और मार्क्स कम आने की वजह से बहुत बार निराश भी हो जाया करते थे। सो दैट रट्टा सिस्टम इज नाउ कंप्लीटली removed from our education system. Education is equals to academics. पहले ये धारणा, ये माइंडसेट हुआ करता था लोगों का कि अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तभी वो एजुकेटेड है, तभी वो पढ़ा लिखा है, और इसी चीज को सच माना जा रहा था। जो एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करता था उसे लोग वैल्यू करते थे, उसे लोग अप्रिशिएट करते थे और उसी के बारे में लोग बात करते थे। पूरा एजुकेशन सिस्टम ग्रेड्स और मार्क्स में सिमट के रह गया था। स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली अच्छे नहीं थे उन्हें हमेशा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। बट अब
आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स, आर्ट या किसी स्किल में अच्छे हो तो आपको वैल्यू किया जाएगा। स्टूडेंट्स विद ओल्ड एजुकेशन सिस्टम लैक्ड रियल लाइफ स्किल्स। अब रियल लाइफ स्किल्स का मतलब क्या होता है? उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स जैसी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स की कमी होती थी, जिसकी वजह से वो आगे एक्सेल नहीं कर पाते थे। As we know, modern day problems require modern day solutions. To be the best, you need to prepare the best way. उसी की तैयारी कराई जाएगी। कंपटीशन विद अदर कंट्रीज, हमारा दूसरे नेशंस के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ कंपटीशन। नाउ इंडिया इज emerging as another super power. तो अब वो टाइम आ गया है कि हमें बाकी नेशंस के साथ डायरेक्ट compete करना है। जैसा कि हम अभी जानते ही हैं, हमारी करंट सिचुएशन जो इंडिया और चाइना के बीच में हो रही है, जिसकी वजह से हमने बहुत ऐसे स्टेप्स उठाए जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो अब अगला सवाल ये है कि अगर हमें अपने आप को इन नेशंस के साथ compete करने जितना बनाना है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का उसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जिस एज में हमारे देश के बच्चे बेसिक स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, उस एज में मार्क जकरबर्ग एक कंपनी के सीईओ थे। इसका साफ कारण ये है कि उन्हें शुरुआत से ही वैसे स्किल सेट्स के लिए तैयार किया जाता है जो कि इस एजुकेशन पॉलिसी में लाने की कोशिश की गई है। एजुकेशन ड्यूरिंग टफ टाइम्स, जैसा कि हम जानते हैं, आवर कंट्री, होल वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोरोना वायरस जैसी मुश्किल स्थिति के अंदर क्या हम उतने तैयार हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना तैयार है कि हम ऐसी सिचुएशंस से रुकने की बजाय इन सिचुएशंस के ऊपर इन्हें ओवरकम करके एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें? सो आर एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एज वेल, कि अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आर रिसोर्सेज आर कॉम्पिटेंट इनफ टू काउंटर दैट सिचुएशन। Providing online education at this tough time was a very huge step and a very big example for our country. But ये step एक बहुत छोटा step था। आगे हमें अगर डेवलप करना है, एक जगह बनानी है, तो हमें इससे बड़े steps लेने होंगे। Now, what is our responsibility as teachers, parents and students? अब एक ऐसा चेंज लाया गया है, ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज लाया गया है जो बहुत कुछ बदल सकता है। पुराने एजुकेशन सिस्टम के लूप होल्स को हमने जितना ओपनली क्रिटिसाइज किया, नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चेंजेस लाए गए हैं फॉर बेटरमेंट, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए और उन्हें कैसे स्मूथली इंप्लीमेंट किया जा सके, उस चीज के बारे में जोर डालने का। We all together have to shape up and form the very foundation of the country we dreamed about. हम सबको अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअली सिंसियरली एफर्ट्स डालने होंगे ताकि हम ये चीज़ों को ऑन पेपर से लेके ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट कर सकें और वो रिजल्ट्स अचीव कर सकें जो हम चाहते हैं। बिकॉज एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम इंडिविजुअली अपने आप को और सोसाइटी एज अ होल को डेवलप कर सकते हैं।